हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने लास्ट क्लास इंट्रो क्लास पढ़ा था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने कहा था कि जो पहला पॉइंट है वो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए अपने सेशन को आगे करते हैं और देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या। ठीक है, क्लास 9th में भी हम लोगों ने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। मान लीजिए कि हमने कोई इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन है x+2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने कोई इक्वेशन दिया तो आपने इक्वेशन में देखा कि ये इसका LHS कहलाता है और ये हिस्सा इसका RHS कहलाता है। ठीक है, आपने एक इक्वेशन लिया x+2 इक्वल टू 4, तो ये हिस्सा LHS कराएगा और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। तो x की जगह पर अगर हम एक ऐसी वैल्यू लेके चले आए जो LHS और RHS दोनों को इक्वल कर दे, तो वही आपके उस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। उस इक्वेशन का वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे एक एग्जांपल लिया है हमने x+2 इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो हमने देखा कि 2 + 2 इक्वल टू 2 है। तो ऐड करने पर हमें क्या आया, 4, और RHS में भी क्या है हमारा 4 है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू जो 2 हमने पुट किया, तो पुट करने पर LHS RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही 2 जो कहलाएगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, या फिर रूट्स कहलाएगा, या फिर रूट्स कहलाएगा, या फिर आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, या आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि अगर कोई इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या क्यूबिक इक्वेशन हो, तो उस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू को पुट कर दें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए, तो वो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा उस इक्वेशन का। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने ले लिया x² + 2x + 1 और इक्वल टू क्या है, ये आपका 16 है। इक्वल टू क्या है, 16 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर x की कुछ एक ऐसी वैल्यू रखें, वैल्यू रखने पर आपका क्या पुराना चाहिए, 16 पुराना चाहिए ना। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लिया, कहा x² + 2x + 8, और इस जगह पर x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू ले जहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, LHS और RHS क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो हमने कहा कि x की जगह पे हम क्या ले लें, x की जगह पे फिर 2 ले लें। ठीक है, तो जैसे ही 2 लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 8। ठीक है, और इक्वल टू में आपका क्या है, 16। इसको लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। तो सबको ऐड करेंगे तो 16 = 16, यानी LHS किसके बराबर हो रहा है, LHS आपका RHS के बराबर हो रहा है। डैट मीन्स आपने जो x के जगह पे 2 रखा था, यही इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाया।
इस इक्वेशन का क्या कहलाया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाया या इसका सॉल्यूशन कहलाया। यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप ये समझ गए कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते कैसे हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्योंकि आपने यहाँ पे 9th में पढ़ा भी है, लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो जो नए हैं, जिनका बेस कमज़ोर है, जिन्होंने 9th नहीं पढ़ा है सही से, वो यहाँ पर देखते रहेंगे और सीख भी जाएंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, 4x माइनस 3। ये हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए आपको इस पूरे इक्वेशन को ज़ीरो को इक्वल करना होगा। जैसे मान लें कि आपका जो कुछ मास है, वो मास वैल्यू क्या है, m है, और आपके पूरे मास को, पूरे वेट को क्या करना होगा, ज़ीरो बताना होगा। तो ज़ीरो बताने के लिए आप क्या करेंगे, अपने पूरे मास को ज़ीरो को इक्वल करना होगा, तभी तो आपका पूरा मास ज़ीरो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से हम इस इक्वेशन में अगर हम ज़ीरोज़ निकालते हैं किसी इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, px इक्वल टू ज़ीरो। डैट मीन्स px इक्वल टू ज़ीरो है, तो px क्या है, px है आपका 4x। नाउ करके लिखें, नाउ px क्या है आपका 4x माइनस 3 है, और ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये 4 जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। ये 3 जो है, 3 लेफ़्ट से राइट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र जैसे ही होगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस रहेगा तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू आपने क्या देखा कि 3 है, और 4 और x के बीच का रिलेशन कैसा था, मल्टीप्लाई का था। तो जो लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई में होता है, राइट साइड जाके डिवीज़न में चेंज हो जाता है। राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि x की एक वैल्यू आई 3/4। ये जो x की वैल्यू आई 3/4, यही क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अच्छा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स ही क्यों, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्यों कहलाया, क्योंकि जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा। देखिए 3/4 माइनस 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बच जाएगा 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने देखा 3 माइनस 3 तो क्या हो गया, ज़ीरो। तो x की जो वैल्यू थी उसको जो हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरोज़ हो गई। तो यही हमारा क्या निकला, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स निकला। क्लियर है, समझ गए। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इससे रिलेटेड एक बात है जो आपको पूरे क्लास 10th में यूज़ करना है। ठीक है, आपने देखा कि x की जो वैल्यू आई, वो क्या आई, एक वैल्यू आई 3/4। x का जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स आया वो कितना आया, एक आया ना। x का इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स जो आया वो कितनी बार आया, वो 1 आया ना। 3/4 एक ही वैल्यू आई ना। इसका मतलब है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। समझ रहे आप मेरी बात, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। लीनियर polynomial has maximum 1 zeros of polynomials, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। या आप कहीं कहीं पे ये पढ़ेंगे कुछ बुक में कि मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। मिनिमम 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका वैल्यू 0 भी आ सकता है, कुछ भी ना हो, ऐसा हो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कुछ भी ना आए, 0। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 1 ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या ज़ीरो सॉल्यूशन निकलेगा, किसका, लीनियर का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
क्यों ये बात याद रखना है आपको, क्योंकि इसी टॉपिक और इसी बात से रिलेटेड आप जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जब इसका देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी ग्राफ में लीनियर इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करेगा, है ना, या एक बार टच होता हुआ जाएगा। समझ गए? तो इसका जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो इसका यहाँ पे यूज़ है, इसीलिए आप इस बात को याद रखें। बाकी जब ग्राफिकल वैल्यूज़ पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ को और डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिया। ये कैसा इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम जितना पावर होगा, मैक्सिमम 2 पावर है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मैक्सिमम 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये क्या है, px की वैल्यू है, px है जिसका x² माइनस 3x माइनस 4 जो है इक्वेशन है। और आपको क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है इसका। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमने क्या कहा कि इस पूरे px को क्या करना होगा, 0 के इक्वल होना होगा। पूरे इक्वेशन को क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा, यानी पूरा px किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है ना। तो ये px क्या है, px है आपका x² माइनस 3x माइनस 4, और ये सारा का सारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फाइंड करना सीखते हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा एक चैप्टर ही आपका क्लास 10th में। तो यहाँ से सीखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज़ को या ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं, और यही रूल रह जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, जो आपका चैप्टर नंबर 4 में। तो करते हैं क्या हम लोग कि इस वैल्यू को, लास्ट वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू है इसको x² का जो कॉफिसेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कॉफिसेंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 ही आएगा। अब इस 4 को ऐसा तोड़ें, इस 4 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कैसी आनी चाहिए वैल्यू, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको और मल्टीप्लाई करने पर ये 4 ही पुर जाना चाहिए। तो चलिए 4 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। क्या और कुछ लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, है ना। 4 1 जा 4 लिख सकते हैं, या 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इस पहले यहाँ से देखते हैं क्या इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे 2 और 2 4, जोड़ते हैं तो 4 पूर रहा है, लेकिन यहाँ है कितना, -3, है ना। यहाँ जोड़ेंगे कितना पूरेगा, 4 पूरेगा, लेकिन है यहाँ कितना, -3 है, तो ये नहीं होगा। चलिए घटा के देखते हैं। तो 2 में से 2 घटेगा, बचेगा 0, लेकिन यहाँ पुराना कितना है, 3। अब क्या करना है, यहाँ देखें तो 4 + 4 करेंगे तो पुर जाता है आपका 5, लेकिन पुराना यहाँ कितना है, यहाँ पुराना है आपको -3। लेकिन -4 + 1 करते हैं तब आपका आता है -3, है ना। -4 + 1 करते हैं तब आपका क्या आ रहा है, -3, जो यहाँ आपको पुराना था। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, तो -4 ही आ रहा है आंसर, -4 ये पूरा है ना। समझिएगा बात। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले वैल्यू को, 4 को x² के कॉफिसेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर कॉफिसेंट यहाँ पे 1 है तो 1 से, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 आता, और 8 का फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, 1 है, तो आप क्या करेंगे, तो कॉफिसेंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 आया, है ना। 4 1 जा 4 आया, तो हमने इसको
तोड़ा, किस फॉर्म में? चलिए एक बार और समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से आप अगर समझ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने में बड़े ही आसानी हो जाएगी। कि ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, तभी 4 पूरेगा। इसको जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाली वैल्यू नहीं पूर रही है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जोड़ने पर नहीं पूर रहा है, लेकिन घटाने पर ये 3 क्या हो रहा है, बीच वाली वैल्यू पुर जा रही है, ठीक है ना। और जैसे -4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा -3, और ये माइनस दोनों को गुना भी करेंगे तो -4 आएगा, जो -4 यहाँ भी है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, और गुना करने पर ये जो आपने मल्टीप्लाई करके लाया है वही वैल्यू पुरनी चाहिए, ठीक है। और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप जाके देख लें। एक नज़र में देखेंगे और देखते ही पहचान लेंगे कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो अभी हम प्रोसेस से बताते हैं, 1-2 क्लास के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे काम करेंगे। तो आप इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x², इसको लिख सकते हैं 3x + 1, तो +1 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, है ना। तो 4x में से 1x घटेगा तो -3x बचेगा, बाकी ये 4 ही = 0, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब यहाँ से इसका 2 हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है आपका x² माइनस, यहीं से कॉमन कर लेते हैं, तो आइए यहाँ देख लेते हैं 4x + x - 4 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन बना था आपका, हमने कहा कि 2 हिस्सा कर लेना, एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका, आगे से 2 पीछे से 2 ले लेना है। तो देखना है कि दोनों के बीच में कॉमन क्या बन रहा है, दोनों के बीच में कॉमन x बन रहा है। तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो सिर्फ एक x बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 था तो एक x बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बचा, 1x बचा, माइनस यहाँ से हमने x बाहर ले लिया तो सिर्फ बचा क्या, ये नंबर 4 बचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, प्लस लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन बच रहा है क्या, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये एज इट इज़ वैसे उतर जाएगा। तो जैसे ही 1 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ आपने देखा कि 2 वैल्यू कॉमन हो गई, तो जो कॉमन होता है उसको एक ब्रैकेट में समेट लेते हैं, और जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में समेट लेते हैं। यहाँ प्लस था तो ब्रैकेट में भी प्लस के साथ आएगा, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तब आपने देखा कि ये एक पूरी वैल्यू है और ये एक पूरी वैल्यू है, दोनों को गुना करने पे आप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कब आ सकता है, 0 आ सकता है 2 को जब 0 से गुना करेंगे, 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आ सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ जब 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है ना। कोई ना कोई तो 0 है, और आपसे क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है कि 0 हम नहीं हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको पता करने के लिए कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन 0 है, तो अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में कि दोनों को 0 के बराबर मान लेंगे। इसको भी आपने 0 के बराबर मान लिया और इसे भी आपने 0 के बराबर मान लिया, आपका कन्फ्यूज़न ही दूर हो गया। अब आप सोचना ही दूर कर देंगे कि कौन 0 है, ये 0 है या ये 0 है ना। अब आप सोच रहे थे कि आंसर यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, और दोनों में से कोई कबूल नहीं रहा कि हम में से 0 है कौन। तब आप क्या करेंगे कि जाओ तुम भी 0 और तुम भी 0, दोनों 0 को इक्वल कर दो। तो दोनों को 0 को इक्वल कर दिया, तब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 4 जो है लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 जो है लेफ़्ट से राइट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। तो डैट मीन्स x का जो मान आया वो क्या आया, 4 - 1 आया, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पहले आपने क्या किया, एक इक्वेशन दिया px, ये इक्वेशन था, पूरे इक्वेशन को 0 को इक्वल करना होगा, क्योंकि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। क्योंकि 0 कब निकाल सकते हैं किसी वैल्यू का, जब वो खुद 0 हो,
तो हमने क्या कहा, इस पूरे को 0 के इक्वल कर दिया। तो हमने यहाँ से इसको पहले तोड़ा, 4 को इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के, सिर्फ व सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 आया। 4 को हमने तोड़ा, तो 4 को हमने ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर ये 4 ही पूर जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, गुना करने पर ये 4 ही पूर जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला। तो हमने 4 को ऐसा तोड़ा कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 -3, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 4, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 ही पूर जाएगा। ठीक है, तो आगे से 2 और पीछे से 2, हमने इसका 2 हिस्सा कर दिया। तो इससे 2 एक कॉमन कर लिया, इससे कॉमन कर लिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों में x कॉमन था, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x कॉमन कर लिया। इस तरीके से हमने x का कितना वैल्यू निकाला, x का 2 वैल्यू निकाला, यानी x का जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो कितना निकाला, 2 निकाला। पहले एक बार आप इसे देख लें, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप एक बात समझें, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि हमने क्या देखा कि जब लीनियर इक्वेशन निकाला था तो लीनियर इक्वेशन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो आ रहे थे वो 1 आ रहे थे, या सॉल्यूशन जो आ रहा था वो 1 आ रहा था। फिर आपने क्या देखा कि जब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या सॉल्यूशन वो कितना निकला, 2 निकला। इसका मतलब लीनियर होगा तो 1 सॉल्यूशन, मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक होगा तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, लेकिन 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का निकालें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का है या सॉल्यूशन का है। तो आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसे हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। अब देखिए हमने एक px लिखा और यहाँ से एक इक्वेशन निकाला 4x + 2। ठीक है, एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही रहने देते हैं। चलिए लीनियर इक्वेशन ही रहने देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बाद में बात करेंगे। तो हमने क्या कहा कि px एक वैल्यू है, px एक इक्वेशन दे रहा है 4x + 2, जिसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है, इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है, या जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px जो है वो क्या है, k है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक px है लीनियर इक्वेशन का 4x + 2, जिसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स px का जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो क्या है, k है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स px = क्या है, k है ना। तो इसका मतलब है कि हम जब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, हाँ, तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, फिर से समझिए, देखिए कह रहा है कि ये k जो है इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अगर k का मान हम यहाँ रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि px का मान दिया गया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, हमने मान लिया k है। ठीक है, ये k का मतलब है कि अगर हम k को x की जगह पर रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका मतलब है कि
पी के करते हैं तो ये 4k + 2 यानी ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 को इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4k + 2 = 0। अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो k = -2, 4 = चलिए यहाँ देखते हैं, नहीं दिखता होगा तो ये हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ लिख सकते हैं 4k = -2 है तो k = हम लोग लिख सकते हैं -2/4 लिख सकते हैं, है ना। -2/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब अभी काटते नहीं हैं, अभी इसको यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। कि आपने क्या देखा कि k का मान क्या आया, -2/4 आया। कितना आया, -2/4 आया। कौन, ये है क्या, ये है आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, -3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना होगा तो ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है। ये 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट नहीं है। 2 आपका इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है और x के, और ये 4 क्या है, x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो अगर आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि फिलहाल देखिए -2, हाँ, डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक छोटा सा देखें, वो लग रहा है कि आपके दिमाग में मेरी बात नहीं जा रही है। फिलहाल आप यहाँ तक तो समझ रहे हैं मेरी बात कि हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये k जो था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स था, तो जैसे ही हमने k का मान रखा तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, k निकला। इसका मतलब ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना। तो आपने लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म पढ़ रखा है, ये मेन रूप है ना, मूल्य रूप है ये, है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ये मेन फॉर्म है। इसी फॉर्म में से आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना हो, क्या निकालना हो, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना हो, तब आप देखा कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो -b करके आया, है ना। और जो x का कोफिशिएंट था, x का जो कोफिशिएंट था, तो x का कोफिशिएंट कौन है, ये a है। तो ये एक आपका फार्मूला करके बन के तैयार हुआ, है ना। ये क्या हुआ, एक फार्मूला बन के तैयार हुआ कि अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ कोफिशिएंट, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तब आप क्या करेंगे, माइनस कोफिशिएंट यानी -b/a करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसको और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन दिया 3x + 2, या चलिए यहाँ पे आप लोग क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब इसे हम क्या करें, मिटा देते हैं। चलिए हमने 3x +5 एक इक्वेशन लिया और आपसे कहा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालें, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालें, है ना। तब आप क्या करेंगे, कहा कि सर कोफिशिएंट माइनस में आता है, डिवाइडेड बाय जो x के साथ, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो माइनस के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यही तो इस इक्वेशन का क्या कहलाया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाया। इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाया। हाँ, ये आपका छोटा, हाँ, एक मूल रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आप पिछली बात समझें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख करके इस फार्मूले से -b/a के फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, किसी भी इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। 5y + 9, इसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे सर कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको माइनस के साथ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो भी वेरिएबल x होगा तो x का कोफिशिएंट, y होगा तो y का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट जो भी होगा उसका, यही तो इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आज अपनी क्लास को इतना तक ही रहने देते हैं और अब
कल जो है हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए ही हम कैसे बता सकते हैं कि उसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर अपना क्वेश्चन सेंड करें और लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताना ना भूलें।